कीजिए सारे बच्चे। तो सेट 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी ऑफ टू आइडियल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C1 C2 गिवन है। आपको बोला ये C1 C2 का जो एक्सी है, ग्राफ जो है एक्सी वर्सेस 1/ओमेगा है। ध्यान से देखो ग्राफ कैसा है, एक्सी वर्सेस 1/ओमेगा। तो अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होता है, एक्सी अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सी अपॉन 1/ओमेगा। तो क्या बनेगा स्लोप इस ग्राफ का, इस ग्राफ का जो स्लोप बनेगा आपका, स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सी अपॉन 1/ओमेगा। तो एक्सी के अपॉन में 1/ओमेगा करोगे तो 1/ओमेगा रेसिप्रोकल होकर का क्या बन जाएगा, ये ओमेगा/1 बन जाएगा ना। तो ओमेगा एक्सी आएगा। स्लोप क्या आएगा इस ग्राफ का, ओमेगा एक्सी। और आपको ये फॉर्मूला पता है एक्सी क्या होता है, 1/c ओमेगा। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा एक्सी देखूँ तो 1/c आ रहा है ना। पहले तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एक्सी अपॉन 1/ओमेगा। तो इस ग्राफ का स्लोप जो आ रहा है एक्सी, ये ओमेगा रेसिप्रोकल हुआ तो 1/ओमेगा का ओमेगा बन जाएगा। और ये एक्सी ओमेगा इस फॉर्मूले से अगर देखो तो एक्सी ओमेगा क्या है, एक्सी ओमेगा को एक तरफ करो तो 1/c बचा ना, तो एक्सी ओमेगा 1/c होता है। तो यानी इस ग्राफ का एक तरह से स्लोप या तो आप ये कह लो या फिर 1/c भी कह सकते हो, है ना। तो स्लोप जो है इस ग्राफ का क्या है, 1/c। तो अगर मैं इसमें दो ग्राफ है, एक C1 के लिए और एक C2 के लिए। तो C1 के लिए अगर स्लोप निकालूं तो स्लोप का फॉर्मूला ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। तो C1 के लिए स्लोप हो जाएगा 1/C1। और ये आपको स्लोप दिख रहा है एंगल 45 है ना। C1 के लिए देखो स्लोप निकालोगे तो 1045 रखोगे तो 1045 1 होता है। तो C1 के लिए स्लोप या तो ओमेगा एक्सी रख लो या 1/c रख सकते थे आप। तो 1/c1 1 आ जाएगा। ऐसे 1/c2 यानी C2 का जो स्लोप है वो 1030 होगा 1/√3। अब आपको C1 अपॉन C2 निकालना है। तो पहले 1/c1 अगर 1 है तो C1 भी 1 ही आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे तो। और 1/c2 अगर 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल करके C2 निकाल लो, √3 आ जाएगा। तो C1 1 है, C2 √3 है। तो C1/C2 1/√3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन डी है, कमेंट कीजिए किस किस ने ऑप्शन डी पे टिक किया है। तो आई होप समझ भी आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना था। तो किस किस का ये आंसर सही है, ऑप्शन डी। तो कमेंट कीजिए सारे बच्चे कि हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आंसर डी है इसका 1/√3। ये मैंने बता भी दिया कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सी ओमेगा है। और एक्सी ओमेगा इस फॉर्मूले से अगर आप निकालो तो 1/c है। तो ग्राफ का स्लोप 1/c, C1 यहाँ से 1 आएगा, C2 यहाँ से √3 आएगा और रेशो निकालोगे तो ये आपका 1/√3, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स 5 इन वेबर लिंक विद द कॉइल रिलेटेड टू टाइम t एज 5 फंक्शन ऑफ t है। अब यहाँ पे ए के लिए और बी के लिए आपको SI यूनिट बोली थी। तो देखो 5 की SI यूनिट आपको वेबर बोल दी है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 5 की यूनिट वेबर रख दूं और ए के साथ टाइम का स्क्वायर है ना, तो ए का अगर निकालना है तो ये टाइम का स्क्वायर मतलब सेकंड, टाइम क्या होता है सेकंड स्क्वायर। तो ए के लिए ए का निकालने तो सेकंड स्क्वायर को इधर भेजो तो सेकंड स्क्वायर किस में आ जाएगा, वेबर। ये ए की डायमेंशन कैसे आ जाएगी, सेकंड स्क्वायर अगर आप यहाँ भेजोगे तो सेकंड स्क्वायर इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा यानी सेकंड की -2 हो जाएगी। तो वेबर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ए का। ऐसे बी के लिए करो, बी में टी एक बार है ना तो सेकंड है यानी कि, तो बी के लिए निकालना है अगर ऐसा यूनिट तो सेकंड को इधर भेजो तो वेबर और ये पर सेकंड हो जाएगा। तो यानी बी के लिए ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो किस किस का आंसर ये है कमेंट करो एंड वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इसका सोल्यूशन जल्दी जल्दी मिल जाए और कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आंसर क्या है इसका, सेकंड का आंसर मैंने बताया सी ऑप्शन आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड एंड अदर कोर्स के लिए आप अपना क्वेश्चन पेपर का PDF भेज सकते हैं, वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। तो आपको
थोड़ी देर बाद इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड देखो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन था, उसको हमने कन्वर्ट किया एमीमीटर, रेंज दी हुई है उस एमीमीटर की 0 to 10 मिली में दी हुई है ना, मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है और आपको बोला गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अबाउट, कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा करंट के, कितना करंट मतलब। तो यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर के लिए डिफ्लेक्शन के लिए आपको शंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपको फॉर्मूला लगाएंगे अगर क्वेश्चन 3 में, ठीक है, शंट फॉर्मूला कहते से ये आपको निकालना है। जी गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस गिवन था क्वेश्चन में 27, ये आई कितना है, रेंज कितनी है 0 to 10, तो अगर कंप्लीट डिफ्लेक्शन दिखाना है तो 10 लेना पड़ेगा, है ना, ये आपको फाइंड करना है। और ये कितना दिया हुआ था 3, ऐसा आपको 3 दिया हुआ था। अब इसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपका ये जो आई जी है जो आपको फाइंड करना था 1 मिली एम्पियर में आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर सी 1 मिली एम्पियर करेक्ट आंसर है। कमेंट कीजिए किस किस का ये आंसर आया है सी ऑप्शन थर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, टू मेटल स्फेयर रेडियाई R1 R2 ग्रेटर देन R1, चार्जेस Q1 Q2 एयर में रखे हैं और कांटेक्ट में है। तो जब भी कांटेक्ट में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो कौन सा नॉट करेक्ट है वो पूछा है क्वेश्चन में। टोटल चार्ज टू स्फेयर्स का कंजर्व रहेगा, यस, कांटेक्ट में है तो कंजर्व रहेगा टोटल चार्ज, ये ट्रू है। बोथ स्फेयर अटेन सेम पोटेंशियल, यस, ये भी ट्रू है। फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम यानी टोटल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, इनके चार्जेस के सम के और डिस्टेंस के टोटल के और के ये पूरा फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल के लिए लगता है, ये करेक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में है क्योंकि। नेक्स्ट डी फाइनल पोटेंशियल सिस्टम का ये होगा, तो यहाँ ये गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करेक्ट है बट ये थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा था तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन किस किस बच्चे ने किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट करके बताइए किसका ये वाला क्वेश्चन सही है, फोर्थ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ and a vertical wire in front of him carrying a current in downward direction. The direction of magnetic field at a point on the right side of a wire. क्वेश्चन समझ आ गया कि मतलब वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पे फेसिंग है उसका पर्सन का और वो एक करंट है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ऑन द राइट साइड ऑफ वायर कैसे होगा, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ। तो देखो आपको डायरेक्शन तो आती होगी, क्या है आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। फिफ्थ का आंसर क्या है कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे फिफ्थ में अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो देखो आई करंट तो डाउनवर्ड जा रहा है बट डायरेक्शन ऐसे बनती है नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट। अब जो पर्सन है वो नॉर्थ फेसिंग पे है ना, तो करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। तो आपको पता है राइट एंड थंब रूल लगाओ। तो राइट एंड थंब रूल में आपको पता है कि अगर करंट डाउनवर्ड थंब आपका डाउनवर्ड जा रहा है तो कर्ल्ड फिंगर किधर जा रही है, वेस्ट से ईस्ट पे जा रही है। बट फेसिंग क्योंकि नॉर्थ पे है तो आपको किधर मैग्नेटिक फील्ड इसका कहाँ बनेगा, वेस्ट में बनेगा क्योंकि फेसिंग नॉर्थ में इसकी। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने लिखा है सी वेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ का आंसर सी है वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन द रेंज, रेंज दिए -1 से 0। तो किसकी -1 से 0 के बीच में, यानी कि -1 से 0, 0 से कम ही है, यानी 0 से 0 के इक्वल भी नहीं है। तो एल्यूमिनियम की तो आपने पढ़ी होगी, एल्यूमिनियम कैसा होता है, एल्यूमिनियम आपका डायामैग्नेटिक होता है ना, हाँ सॉरी एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक होता है। तो उसके लिए तो जो रेंज होती है ससेप्टिबिलिटी की वो होती है आपकी पॉजिटिव, स्मॉल होती है, बहुत कम होती है बट पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक है एल्यूमिनियम, पैरामैग्नेटिक। कॉपर क्लोराइड की बात करें तो कॉपर क्लोराइड आपका डाया है बट थोड़ा सा पैरा भी होता है, थोड़ा सा, तो उसकी रेंज भी इसके अंदर नहीं आएगी, पैरा है क्योंकि वो। कॉपर जो कहे तो वो डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है तो वो इस रेंज में आ जाएगा, यानी कि वो उसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से कम होगी। तो कॉपर इसका आंसर है।
निकल जो है उसकी तो वो फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी तो बहुत 1 से बहुत ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे ये फेरोमैग्नेटिक है, ये भी नहीं है। कॉपर क्लोराइड हल्का सा पैरामैग्नेटिक वीक पैरा है, बट वैसे डाया है, बट वीक पैरा भी है। एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है। तो कॉपर आपका डायामैग्नेटिक है, इसलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से कम होती है। तो आंसर क्या है 6 का? सी कॉपर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 का आंसर कॉपर। ठीक है, समझा दिया मैंने। डाया है, इसकी ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 होती है। एल्यूमिनियम की ग्रेटर देन 0 होती है, बट स्मॉल होती है। और कॉपर क्लोराइड थोड़ा सा पैरा भी शो करता है, उसलिए वो भी नहीं है। निकल फेरो है, उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है 1 से, और पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है निकल की। तो ये आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन पता ही होंगे। तो इसका आंसर आपका सी है 6 का। तो आई होप सबने सी ऑप्शन पे टिक किया होगा। कमेंट कीजिए किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है। तो यहाँ आंसर कॉपर आ जाएगा। 7 देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन वैक्यूम आर रिप्रेजेंटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपको इक्वेशंस दे दिए। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है। आपको बोला है कि एम एन अल्फा बीटा कांस्टेंट कैरेक्टर्स द वेव है। तो आपको वेव की इक्वेशन तो आती होगी, तो उस इनसे अल्फा बीटा को कंपेयर कीजिए वेव की इक्वेशन से, तो आपको अल्फा बीटा पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर वेव की इक्वेशन की बात करें, तो वेव की इक्वेशन आपकी होती है, तो देखो वेव की इक्वेशन होती है, यहाँ तो एक्स या वाई होता है, साइन ये जो अल्फा है वो के होता है ना, ये पता है ना, साइन के होता है। फिर ये जेड तो एज इट इज है, बीटा की जगह ओमेगा होता है, और यहाँ ए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये होती है वेव की इक्वेशन। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो के है, ठीक है। अल्फा वेव नंबर के जो है वेव नंबर वो अल्फा के बराबर है अगर कंपेयर करोगे, और ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बीटा के बराबर है। क्लियर? अब आपको वी पता है, ओमेगा बाई के होता है वेव वेलोसिटी, क्या होती है ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के को क्या लिख सकते हो, बीटा बाई अल्फा, है ना। तो ये आ जाएगा बीटा बाई अल्फा, और जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो सी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक रिलेशन होता है। तो इससे मैं अगर सी निकालूँ इस रिलेशन से भी, तो सी आ जाएगा, सी यही आएगा, ई बाई बी आ जाएगा। तो ये भी सी बीटा बाई अल्फा है, और ये भी ई बाई बी है। तो एम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एम है, और जो आपका दूसरा वाला फील्ड है उसका एन है एम्पलीट्यूड। तो एम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये रिलेशन में ई की जगह एम रखूँगी, बी की जगह एन रखूँगी, है ना। तो यहाँ से सी आ जाएगा आपका एम बाई एन। तो सी यहाँ से क्या आया था फर्स्ट से, बीटा बाई अल्फा, और सी यहाँ से क्या है एम बाई एन। दोनों को सी, दोनों सी है तो दोनों को इक्वल कर दो, तो ये ऑप्शन डी पे मैच कर जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है? सी बीटा बाई अल्फा भी सी, और नहीं डी एम बाई एन बीटा बाई अल्फा दोनों इक्वल है, सी डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप ए बी मेटल वायर अरेंज ऑन अ टेबल क्लोज टू ईच अदर। लूप ए कनेक्टेड टू बैटरी एंड द करंट इंक्रीजेज विद टाइम इन रिस्पॉन्स द लूप बी। तो लूप बी में क्या होगा, तो यहाँ लेंस लॉ लगाना था आपको। तो आंसर है लूप बी जो होगा ना वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा बाय लूप ए। लेंस लॉ का इसमें कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो लूप ए बैटरी से कनेक्टेड था, तो उसमें करंट इंक्रीज हो रहा होगा, तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे करंट चेंज मतलब करंट में इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो रहा होगा, वो लूप बी से लिंक करेगा, और जब लिंक करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना, ये आपको पता है। और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग तो ये होगा कि इंड्यूस हो जाएगा, और फिर लेंज लॉ लगाओगे तो जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की लूप बी में वो
क्या करेगी, वो चेंज को अपोज करती है। लेंस लॉ ये कहता है लूप भी चेंज करेगा, तो इसका मतलब वो जब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लूप ए से आएगा तो वो उस इंक्रीज को इंड्यूस करंट के इंक्रीज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो वो क्या करेगा, अपोज करने के लिए वो लूप ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट लग रहे हैं, फराडे लॉ जो आपका इंडक्शन होता है और लेंस लॉ। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9th, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट विथ टोटल एनर्जी एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूले आने चाहिए थे आपको। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो टोटल एनर्जी होती है हाइड्रोजन की वो इतनी होती है, और वैसे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है एनर्जी का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसके इक्वेट कर दो, और एन हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 1 होता है ना, नहीं -13.6, ईवी से ईवी तो कट जाएगा, ये एन स्क्वायर निकाला तो ये यहाँ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 4 आ गया। तो एन की वैल्यू 2 आएगी। हाइड्रोजन नहीं बोला ना इसमें, इन्होंने बोला है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एल निकालना है, तो एल के लिए एन पता होना चाहिए पहले। हाँ, तो यहाँ से एन 2 आ जाएगा, और एन की वैल्यू आप एंगुलर मोमेंटम में रख दो NH/2 में, तो एन 2 रख दो। एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.626 10⁻⁻34 जूल। और उसके बाद आपको 2 पाई में पाई की वैल्यू रखनी थी, और ये सॉल्व करके ना डी ऑप्शन आएगा। किस किस बचेगा आंसर, एल इतना आया है, कमेंट कीजिए किस किस ने आंसर डी लिखा है इसका। तो क्या है आंसर, आंसर है इसका डी, 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे बोर मॉडल का जो टाइम पीरियड है वो किसके का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है h⁻⁻z², सॉरी n⁻⁻z²। तो टाइम पीरियड n³ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि z तो एटॉमिक नंबर है, वो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये तो फिक्स हो गया 1। तो टाइम n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, n³ के। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आंसर क्या है इसका, n³। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 10 के बाद 11 देखिए। तो प्लेलिस्ट के अंदर अदर कोर्स भी है, उनके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, चेक कर लेना प्लेलिस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि आपको जल्दी जल्दी इनके कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर। तो आपको बोला है कि इसका इक्विवेलेंट मास निकालो फोटोन का, वेवलेंथ दी हुई थी। तो इसमें आपको जो आपके वेवलेंथ के फॉर्मूले होते हैं वो लगाने थे। तो 11th में एक तो आपको पता है मास एनर्जी रिलेशन E = mc², और एक आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है Ehc/λ, ठीक है। और फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो mh/c/λ हो जाता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उसके बाद इसमें वैल्यू रखानी थी, मास निकालना था ना, तो h आपको पता है कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट होता है, 3 × 10 का रेट होता है ना, और लेमडा आपको दिया हुआ था 100, अच्छा 100 नैनोमीटर में दिया हुआ था, तो मीटर में लाना था आपको, तो 10⁻⁻9 भी लेना था साथ में। और फिर इसे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई वगैरह करना था, तो ये सिंप्लीफाई करके 10⁻⁻35 हो जाएगी, ये -1 बचेगी नीचे, और 300 से इसको वो करोगे तो 3 और 10⁸ है, तो ये 2 0 भी यहीं भेज दो, ठीक है। तो क्या ये कैलकुलेशन वगैरह करके ये आपका 2.21 10⁻⁻35 मास है, तो केजी में आएगा ये। ऑप्शन ए आंसर है इसका। तो ऑप्शन ए किस किस बच्चे का आया है, बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसे करके इसे सिंप्लीफिकेशन करना था आपको।
तो ऑप्शन ए 2.21 10⁻⁻35 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th, अ पॉइंट चार्ज 5 माइक्रो कूलम लोकेटेड एट दिस डिस्टेंस इन एक्स वाई प्लेन, और आपको बोला सेकेंड चार्ज 6 माइक्रो कूलम का इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाया गया -3.4। ठीक है, पहले एक चार्ज 5 माइक्रो कूलम का इधर था एक्स वाई प्लेन में, दूसरा जो चार्ज है 6 माइक्रो कूलम का इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाया गया है। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कितना वर्क हुआ इस प्रोसेस में, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। तो इसमें आपको पहले तो डिस्टेंस निकाल लो इन दोनों चार्जेस के बीच में, पॉइंट दिए हुए थे ना आपको 1 1 और -3 4, तो आपने इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकाला, ये 5 आएगा। ओके, और ये सेंटीमीटर में दिए हुए है, जबकि आपको एसआई यूनिट जूल है ना, तो जूल एसआई यूनिट में लाना है, तो ये सेंटीमीटर में आए तो मीटर में बदलो पहले तो, फिर आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, क्या निकालना है इसमें, वर्क डन। वर्क डन वैसे क्या होता है, चार्ज इंटू वी। आपको बोला है कि इस चार्ज को इसके पास लग गया, तो चार्ज कौन सा वाला लोगे, Q2 वाला, और वी पोटेंशियल निकालने के लिए आपको KQ1/R लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो K की वैल्यू इतनी होती है, Q1 आपको दिया हुआ था, R निकल गया 0.05 मीटर, SI यूनिट में रखना है सब कुछ। अब आपको वर्क किस पे निकालना है, सेकंड पे निकालना है ना, तो सेकंड का चार्ज लो और वी यहाँ से निकाल लो, तो वी निकलेगा आपका 9 × 10⁵ वोल्ट। और फिर Q2 की वैल्यू रखो, Q2 कितना था, 6 माइक्रो में था, ध्यान माइक्रो का मतलब 10 की पावर कितना होता है, -6, 10 की पावर -6 लेना था, और इंटू वी आया आपका इतना, और सॉल्व करोगे तो 54 × 10 की पावर -1 यानी 5.4 जूल आएगा इसका आंसर, 5.4 जूल। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी किस किस का आंसर आया, तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस करना था आपको। आई होप सबने यही किया होगा। तो इसका आंसर क्या है, 5.4 जूल, बी ऑप्शन है इसका आंसर। तो वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दो, और अदर कोड्स के सोल्यूशन प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना, थोड़ी देर बाद बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, एजर्शन है द टू इलेक्ट्रिक हीटर पावर P1 P2 ग्रेटर देन P1 जॉइंट सीरीज अकॉर्डिंग DC सोर्स ऑफ वोल्टेज V, द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन will be less than that consumed by P1 when connected across the same source। तो यहाँ पे एजर्शन में क्या बोला है, दो हीटर की पावर दी है, पावर 2 ग्रेटर देन पावर 1 है, और कॉम्बिनेशन की पावर आपको चेक करनी है कि ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है, तो इन्होंने बोला कम होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में अगर देखें तो पावर, अगर मैं पावर का किसके साथ कनेक्शन देखूँ, क्योंकि सीरीज में है ना, जो पावर कंज्यूम बाय कॉम्बिनेशन लेस देन पावर 1 है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है R सीरीज जो होता है वो R1 R2 को प्लस करके आता है ना, और पावर का रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन होता है, R जो होता है, पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो पावर आपका V²/R होता है, तो R क्या हो जाएगा, V²/P। तो इसको P1 ले लो R1 के लिए, और ये R2 के लिए P2 ले लो। अब आप पावर सीरीज़ की निकालोगे तो V²/R सीरीज़ लोगे, और R सीरीज़ की जो पावर होगी, सॉरी R सीरीज़ होगा R1 R2 के बराबर होगा। तो ये जो पावर सीरीज़ की आएगी, देखो पावर विदाउट सीरीज थी तो V²/R थी। अब इसमें ये क्या, ये रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना, तो ये बढ़ गया तो ये पावर क्या हो जाएगी, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाए, पहले तो R था जस्ट, अब ये प्लस हो गया, तो यानी ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ने से सीरीज़ की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो सीरीज़ की पावर कम हो जाएगी फर्स्ट वाले से। क्लियर, क्योंकि इसमें दो रेजिस्टेंस आ गए तो नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये वाला कम हो जाएगा, तो इसलिए ये लेस होगा। एजर्शन सही है इसका। बाकी रीज़न में बोल रहे हैं, रीज़न क्या है, द पावर कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्टेड टू DC सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल होता है नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
पावर जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रीज़न आपका फॉल्स है। तो क्वेश्चन 13 का आंसर आपका सी ऑप्शन है। किस किस बच्चे ने सी ऑप्शन पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। तो आई होप सबका आंसर करेक्ट ही होगा, कमेंट करना। क्वेश्चन 14 देखिए, एजर्शन है लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। जब लाइट में ऐड होती है तो डार्कनेस बनती है। यस, ये आपने जो इंटरफेरेंस पढ़े हुए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना और एक कंस्ट्रक्टिव, तो उसमें जब लाइट से ऐड होती है तो डार्कनेस बनती है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न दिया है व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव इंटरफेयर करते हैं, और जब उसका क्रस्ट दूसरे के तरफ से, एक का क्रस्ट दूसरे का तरफ जब मीट करता है तो तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। और उस कारण से टू कोहेरेंट लाइट से मिलती है, लेकिन एक जगह एक का तरफ आता है, एक जगह एक का क्रस्ट आता है, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है, जिससे डार्कनेस बनती है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट भी है एजर्शन, और रीज़न भी करेक्ट है। एजर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है 14 के, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है कि क्यों वो लाइट के मिलने से डार्कनेस बन रही है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उसमें एक क्रस्ट बन रहा है, दूसरे का ट्रफ आ रहा है, वो मीट कर रहे हैं, और मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है, जिससे डार्कनेस बनती है। तो रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर ए ऑप्शन है। 15 देखो, एजर्शन ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग अ पीएन जंक्शन डायोड द हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है पीएन जंक्शन डायोड में, तो हाइट जो होती है बैरियर पोटेंशियल की बढ़ती है? नहीं, वो तो कम हो जाती है ना, कम होने से तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, एजर्शन गलत है। हाइट क्या हो जाती है, अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें तो हाइट बैरियर पोटेंशियल की इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होना था, यहाँ पे गलत है ये। रीज़न देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो पीएन जंक्शन डायोड है, डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज की सेम डायरेक्शन में चलती है बिल्ट इन पोटेंशियल? नो, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो ये आपने फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो सेम डायरेक्शन में नहीं चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो रीज़न भी गलत है। तो एजर्शन रीज़न दोनों गलत थे 15 के, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। जब एजर्शन रीज़न दोनों ही फॉल्स है तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है थ्रेशोल्ड से ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस द फोटो करंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें पता होंगी कि जब आप फोटोन बढ़ाते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फोटोन ज़्यादा हो रहे, फोटोन ज़्यादा होने से नंबर ऑफ फोटोन से इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं तो फोटोन का मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट बढ़ेगा, तो फोटो करंट बढ़ेगा। यस, क्योंकि आप फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो वो नंबर ऑफ फोटोन के क्या होता है, जो फोटो करंट होता है वो नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो एजर्शन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। सेकेंड है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी पे। जैसे फोटो करंट इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट बढ़ेगा। ऐसे ही जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी करेक्ट है, एजर्शन भी ठीक है, बट एक दूसरे से कनेक्शन कुछ भी नहीं है, कोई किसी का कॉज नहीं बता रहा। तो इट मीन्स जस्ट आपका एजर्शन रीज़न करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते थे। तो ये 16 तक क्वेश्चन हो गए। अब इसके सेक्शन बी पे आते हैं। तो कमेंट कीजिए 16 तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट है। सारे बच्चे कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो 16 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें से आपके कितने करेक्ट है। नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, लाइक कर दो, लाइक नहीं कर रहे हो लाइक जल्दी जल्दी करो ताकि हम इसका सॉल्यूशन करें कंप्लीट।
70 आउट ऑफ 23, 70 में से 24 वाला पास होता है, 24 मार्क्स आने ज़रूरी है। 24 मार्क्स, वैसे तो 23 आएंगे तो 24 भी दे देंगे एग्जामिनर, 23 24 आना ज़रूरी है। तो बताइए कितने आंसर सही है सेक्शन ए में आपके। अब सेक्शन बी के आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन 17 देखिए, फाइंड रेशियो लेमडा ए बाय लेमडा पी ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated respectively with an alpha particle and a proton। तो आपको रेशियो निकालना था लेमडा ए मतलब अल्फा और लेमडा पी का। क्वेश्चन समझ आ गया? तो देखो इसको करने का क्या मेथड था। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 बता रही हूँ सेक्शन बी का। तो लेमडा के आपके फॉर्मूले पता है ना, मोमेंटम के साथ एच बाई पी होता है, लेमडा एच बाई पी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ एच बाई रूट 2 एम के होता है। और अगर वो पोटेंशियल की बात करें तो एच बाई रूट एम क्यू पोटेंशियल। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लेमडा के हैं। ये मोमेंटम के रिस्पेक्ट में है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में है, और ये पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे। अब आपको क्वेश्चन में एच एल्फा लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी निकालना था ना, लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी निकालना था। अब आपको क्वेश्चन में फर्स्ट वाले केस में आपको बोला था सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करोगे। तो सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब के कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है। तो ये जो लेमडा है रूट 1/√m के, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो लेमडा m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट और रूट m के, क्योंकि ये सब कांस्टेंट बचे तो इसी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है लेमडा। तो लेमडा एक्चुअल में अल्फा का कहूँगी तो मास नीचे आएगा अल्फा का, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। एंड प्रोटॉन का बात करूँगी तो मास इसका ऊपर आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, और साथ में यहाँ रूट भी था ना तो रूट भी लगेगा। अब प्रोटॉन का मास अगर mp है तो अल्फा का मास जो होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो 1/4 और स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/2 किस किस बच्चे ने किया है, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे करना था। सेकंड देखो, सेकंड आपको बोला था, केस दिया था सेकंड, आफ्टर दे आर एक्सलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम था तो ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करना था लेमडा का, एच बाई रूट एम क्यू वी। अब ये वी तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, एंड तो किसके जो लेमडा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एम और क्यू पे, और वो भी उसके इन्वर्सली है लेमडा, है ना, और रूट भी है साथ में। तो यहाँ पे एच अल्फा और सॉरी लेमडा, ये लेमडा का रेशो निकालना था, लेमडा है ये, ठीक है। तो लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा प्रोटॉन निकालना था आपको। तो यहाँ पे आपको एम और क्यू लेना था, क्योंकि ये दोनों तो क्या थे, कांस्टेंट हो गए थे ना। तो ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा था। तो अल्फा का ये इन्वर्सली है ना, तो ये अल्फा के लिए तो मास और क्यू नीचे आ जाएंगे, और प्रोटॉन के लिए आपके ये ऊपर आ जाएंगे एम और क्यू। अब आपको मैंने कन्वर्जन सिखाया था, मास अल्फा को आप 4mp लिख दोगे, है ना। तो 4mp से mp कट गया, और ये क्यू प्रोटॉन का चार्ज ई होता है और अल्फा का चार्ज 2e होता है। तो ई से ई भी कट जाएगा तो 1/8 आ जाएगा, और 1/8 का आप 1 का रूट तो यही होता है, इसका 2√2, ये 1/8 आया ना, तो इसका 8 का स्क्वायर रूट भी करना था, 1/2√2 है इसका आंसर। तो 1/2√2 करेक्ट आंसर है। कमेंट कीजिए किस किस का ये आंसर आया। हाँ जी, तो समझ आ गया, इसका आंसर 1/2 है, इसका 1/2√2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक तो सबको ही पता होगा। इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी नहीं होती है, प्योर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटी डोप की जाती है। ठीक है ना। तो ये इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक आपके क्या होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी को डोप किया जाता है। तो ऐसे करके आपको इनके डिफरेंस बता देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 5 centimeter long pencil placed along the principal axis of a concave mirror, focal length 20 centimeter, that is nearest and is at a distance 25 centimeter from the mirror, calculate the length of image of the pencil। तो पेंसिल की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और साथ में अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर के फोकल लेंथ भी दी है, नियरेस्ट एंड इज एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। एक अच्छा, नियरेस्ट एंड उसका 25 सेंटीमीटर पे है, जो नियरेस्ट एंड है पेंसिल का। प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो जो नियरेस्ट एंड है वो तो 25 है, बट जो दूसरा एंड होगा वो तो 30 पे चला जाएगा ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है। तो अगर नियरेस्ट एंड 25 पे ऐसे रखी ना पेंसिल, तो नियरेस्ट एंड तो 25 पे ही है, बट ये जो बाद वाला, ये लास्ट वाला जो होता है वो तो पेंसिल की लेंथ के मतलब नियरेस्ट एंड 25 है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आगे आएगा ना अगला एंड, ये वाला एंड जो है वो 5 सेंटीमीटर बाद आएगा, तो यानी दूसरा डिस्टेंस 30 हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो डिस्टेंस दिए हो आपको, U1 और U2 आपने 30 निकाल लिया, क्योंकि पेंसिल देखो ये वाला एंड तो 25 सेंटीमीटर पे है, तो ये वाला एंड कितने पे होगा, ये 5 सेंटीमीटर की ना, तो ये 25, तो ये 5 और जुड़ के 30 सेंटीमीटर आ जाएगा दूसरा वाला डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को करने में ऐसे करना था आपको, आंसर मैच कर लेना ये आया कि नहीं आया। तो पहले तो लेंथ ऑफ पेंसिल आपको 5 सेंटीमीटर गिवन थी, ठीक है, एल कितनी दी हुई थी 5 सेंटीमीटर। अब पहला एंड जो पेंसिल है वो, ये पेंसिल ऐसे रखी है ना, तो ये तो जो मिरर है आपका कॉनकेव मिरर है, अगर ये वाला एंड 25 सेंटीमीटर पे, तो आप खुद सोचो ये वाला एंड कहाँ पे आएगा, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, तो दूसरा एंड 30 सेंटीमीटर पे आएगा। तो U1 तो आपको 25 दिया और U है तो इधर है, तो ये माइनस में होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो माइनस में 20 में होगी, है ना। अब आपको ये मिरर फॉर्मूला लगाना था 1/f 1/v 1/u। अब ये v निकालना था 1/v, तो u को वहाँ भेज दिया, तो 1/f में से 1/u, u फर्स्ट वाला, पहले फर्स्ट वाला करो, v1 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वगैरह तो आपको आती होगी, f को -20, u1 -25, दो माइनस माइनस प्लस, एंड सॉल्व करोगे तो 1/100 माइनस में, और फिर ये 1/v1 है तो रेसिप्रोकल करके ये 100 आ जाएगा माइनस का। सेम ऐसी अदर एंड के लिए U2 आपका -30 बन जाएगा, और फिर इसके लिए भी 1/v2 सॉल्व करके 1/60 माइनस में, और रेसिप्रोकल करोगे तो -60। अब दोनों एंड्स के बीच का लेंथ ऑफ इमेज पूछी है, तो वही चीज़ कि अगर ये वाला और ये दो एंड थे ना, इसकी इमेज की लेंथ कुछ और आई, इसकी भी कुछ और आई, और दोनों को आप क्या करोगे, पहले तो दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, V1 में से V2 को माइनस करो, तो -100 में से जब माइनस करोगे -60, तो सॉल्व करके ये 40, वैसे तो ये माइनस में आएगा, बट लेंथ है क्योंकि इमेज की, तो आप प्लस में आंसर दोगे, 40 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी इमेज की। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर ऐसे किया है, बिल्कुल सही है उनका, 40 आंसर है इसका। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया सबको ये, एंड ऐसे ही किया है, कमेंट कीजिए 40 किस किस का आंसर आया इसमें। अब इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखो 19 का, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट 2 वेवलेंथ दी थी 500 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर की, और आपको बोला इंटरफेरेंस फ्रिंजेस स्क्रीन कितने पे, कहाँ पे दिख रही है, 1 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। स्लिट का सेपरेशन भी दिया हुआ था आपको, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड करनी है। तो यहाँ पे यंग के जो फॉर्मूले होते हैं वो लगाने थे आपको, यंग स्लिट के, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। तो फॉर्मूले क्या क्या थे देखो, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 19 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे λ1 आपको दे रखा था, λ2 भी दे रखा था, ठीक है, और डिस्टेंस
आपको 1.8 दिया हुआ था, और जो स्लिट का सेपरेशन है वो 0.3 मिलीमीटर में दिया हुआ था। अब इसे मीटर में आप बदलोगे तो 10⁻⁴ कर दोगे। इसके बाद आपको ये ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड के लिए ये कंडीशन पता होगी, n1 लैम्डा इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 होती है। तो यहाँ से n1/n2 जो होगा ना वो आ जाएगा n1/n2 लैम्डा 2/λ1 की। तो लैम्डा 2/λ1 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/5। ठीक है, ये लैम्डा 2/λ1 आ जाएगा। उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला लेना था n1 λ1 d, ये d ये वाला, और स्मॉल d स्लिट के सेपरेशन वाला। तो n1 तो आपको कितना, n1 कितना है, देखो n1 यहाँ से निकालूंगी तो ये तो 600 दिया ही हुआ था ना, n1 की जगह हमने क्या रख दिया, n1 नहीं, n1 क्या है, 6 टाइम्स ऑफ n2। हाँ, लैम्डा 2 और लैम्डा 1 है ना, तो n1 आप यहाँ से निकाल लो, n1 कितना आएगा, 6/5। अच्छा, ये ऐसे करके n1 को 6 मान लो, n2 को 5 मान लो, तो ये n1 6 रख देना है। ठीक है, लैम्डा 1 आपको दिया हुआ था, यहाँ से रेशो से हमें ये मिल गया, n1 6 है और n2 5 है। क्लियर, तो ये 6 रख दो, लैम्डा 1 आपने 500 रख दिया, डी आपका, अच्छा ये 500 नैनोमीटर में इसको चेंज करना था आपको, 10⁻⁹ डी आपको दिया हुआ था, ये ऑलरेडी मीटर में है, डी ये मीटर में बदलना था, तो ये मैंने बदल दिया था, 3 × 10⁻⁴। क्या इसको कैंसिल वैंसिल करके आपका ये आंसर आएगा 0.018 मीटर में। ठीक है, 0.018 मीटर में। अब इसे अगर आप मिलीमीटर में बदलोगे तो मिलीमीटर कितना स्टेप नीचे होता है, मीटर के नीचे डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, कितना स्टेप नीचे है, 3 स्टेप नीचे ना, तो 1000 से करोगे। हाँ, तो 3 ये मिलीमीटर में था, तो इसके बाद -3 करोगे ना फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ -3 करना था, तो ये आएगा 6 × 500 × 10⁻⁹ 1.8, 3 × 10⁻³ है ये, मीटर में बदलोगे तो 3 2 सा 2 5 ज़ा 10, 1000 × 1.8 × 10⁻⁹। इसके बाद ये 1800 हो जाएगा, और ये 10⁻⁹, और नीचे था -3 तो +3 -6 2 3 4 मिलीमीटर कितना स्टेप होता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर स्टेप होता है। मीटर में आया नहीं, 0.0 इतना आएगा। इसको करेक्ट करके देखो कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से यही आंसर है, 18 मिलीमीटर आंसर है इसका। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेशन करके एक बार फाइनल आंसर बताना मुझे कितना आया आपका, 18 मिलीमीटर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 वाई मैग्नीन यूज्ड इन वायर स्टैंडर्ड रजिस्टर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन था, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन था, ये आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट 21 कहता है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 2a ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव एंगल a, after reflection from this face the rays strike the opposite face which is silvered, the reflected ray from this face retraces on its path, ray diagram और find the relation between refractive index of material of prism and angle of prism। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो एक इंसिडेंट किस पे हुई, एंगल 2a पे, और उसके बाद रिफ्रैक्ट हुई एंगल a पे। After refraction, this phase the ray strike the opposite face which is silvered. The reflected ray from this face retraces its path। तो retrace का मतलब वो जब वो strike ही होगी दूसरे face से, तो it means वो normally इंसिडेंट हुई होगी, है ना।
और नॉर्मली इंसिडेंट हुई होगी तो उसका रिफ्रैक्शन एंगल 0 हो जाएगा। ये रूल पता है ना आपको, रिट्रेस कब करती है पाथ को, मिरर में रिट्रेस कब होता है, जब जिस सरफेस पे पड़ी उसी से वापस चली गई होगी, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 कर दिया यानी। यानी रिट्रेसिस का मतलब समझ गए, यानी वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई होगी। कैसे इंसिडेंट हुई होगी, नॉर्मली इंसिडेंट हुई होगी, और यानी 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई होगी। तो अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई होगी तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये मिरर का रूल होता है ना, अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तभी तो वो रिट्रेस करती है, यानी जैसे आई वैसे ही वापस जाती है। तो जब वो इंसिडेंट एंगल तो 90 पे आई होगी, बट रिट्रेस किया होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रहा होगा, 0। तो अगर मैं इसे प्रिज्म के थ्रू डायग्राम बनाऊँ इसका, तो प्रिज्म में पहले तो इंसिडेंट रे बनाओगे आप और नॉर्मल खींचोगे, तो ये कितने एंगल पे आई, 2a वे, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये कितने एंगल से इंसिडेंट हुई, 2a एंगल से। उसके बाद ये इस सरफेस इस प्लेन पे गई, अब ये यहाँ से ना रिट्रेस कर गई, तो रिट्रेस करने का मतलब ये जब गई, ये जब ये सरफेस पे गई होगी तो ये कैसे कैसे इसके परपेंडिकुलर स्ट्राइक की होगी, क्योंकि ये सिल्वर था ना, यहाँ पे सिल्वर मिररिंग थी, तो इसलिए ये वापस यहीं से बाहर ना इमर्ज ना होके ये यहीं यहाँ गई और 90 डिग्री से स्ट्राइक करके वापस आ गई यहीं पे। ठीक है, ये डायग्राम समझ आया। तो ये 2a है, तो आप सोचो अगर ये 2a है, ये 90 है, तो ये एंगल a होता है प्रिज्म का, है ना, ये 2a है, ये a है, तो ये एंगल कितना होगा, ये देखो ये नॉर्मल है ना, तो ये एंगल आपका ये 90 माइनस a रहेगा और ये वाला a आ जाएगा। ये a ये 90, तो ये सोचो ये ट्राइंगल कंसीडर करो, ये a ये 90, तो ये 90 माइनस a होगा, होगा कि नहीं होगा, दोबारा से देखो, ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ कितना बनाया, 2a। उसके बाद ये रे जब रिफ्रैक्टेड हुई कितने इस सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करी और यहीं से वापस आई, तो ये 90 है, ये a है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस a हो जाएगा ये वाला एंगल। तो अगर ये 90 माइनस a हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही तो 90 है, तो ये 90 माइनस a, तो ये वाला a हो जाएगा, तो यानी रिफ्रैक्टेड एंगल आपका a है। ठीक है, तो यहाँ पे R2 तो रिफ्रैक्शन एंगल 0 पे गया, और a क्या होता है, R1 प्लस R2, तो यहाँ से R1 आपका ये R2 0 रख दूंगी तो R1 a के बराबर आ जाएगा, तो म्यू साइन आई बाई साइन R1 हो जाएगा। अब I1 तो आपको 2a दिया हुआ था, R1 आपका a आ गया, रिफ्रैक्शन a पे आ गया ना, तो इससे साइन 2a की आइडेंटिटी लगानी थी आपको, साइन 2a की आइडेंटिटी 2 साइन a कॉस ए अपॉन में साइन ए से साइन ए कट गया 2 कॉस ए, तो ये म्यू आपका ये आ जाएगा। या फिर आप ऐसे एक बार दोबारा से डायग्राम देखो, यहीं से आपका रिलेशन बन जाएगा, स्नेल्स लॉ लग जाएगा। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितने एंगल पे आई, 2a, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना था, a। अब ये जब ये अंदर गई तो ये बाहर, यानी कि इस सरफेस पे सिल्वर मिररिंग थी तो इससे बाहर नहीं जा पाई, ये 90 डिग्री पे रिट्रेस बोला ना क्वेश्चन में, तो रिट्रेस कब हुई होगी, जब ये 90 का होगा। अब ये 90 का है, ये 90 का, तो ये भी 90 का होगा, ये a है, तो ये वाला एंगल क्या आ गया, 90 माइनस a, है ना, ये वाला एंगल। तो आपको तो रिफ्रैक्शन एंगल चाहिए ना, रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा होता है, रिफ्रैक्शन एंगल ये नीचे वाला होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ये नॉर्मल है ना, तो ये a आ जाएगा, क्योंकि पूरा ही तो 90 है, तो ये 90 माइनस a, तो ये a हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन एंगल आपका a आएगा। फिर आप ये रूल लगाओ, क्या होता है, साइन 2a से इंसिडेंट की और रिफ्रैक्टेड किस पे हुई, साइन a पे, और साथ में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू आपका साइन 2a, यहीं से निकाल लो, म्यू साइन 2a अपॉन साइन a के बराबर है, और इससे म्यू 2 कॉस a आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको रिट्रेस भी करना था पाथ। तो आई होप सबको समझ भी आ गया होगा।
एंड कमेंट कीजिए पेपर इजी था कि हार्ड था, कैसा लगा आपको लेवल क्वेश्चन पेपर का। और अपने अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, थोड़ी देर बाद बन जाएंगे वो भी। तो सेक्शन सी सेक्शन डी को अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके सारे सोल्यूशन मिलेंगे। लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो ये सब PDF का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक चैनल पे से ले लेना। तो इन सब के सोल्यूशन बाद में देख लेंगे। सेक्शन डी, तो इसके लिए आपको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। सेक्शन ई के ये क्वेश्चंस है। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा एंड कमेंट करके बता देना किसके कितने कितने सही है। बाकी के पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इसका सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना।